हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल ऑल सॉल्यूशंस में। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है मेथड स्टेटमेंट फॉर इंटरनल प्लास्टरिंग वर्क, यानी कि प्लास्टर करने का सही तरीका क्या है। प्लास्टर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और प्लास्टर में ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे हमारे प्लास्टर होने के बाद क्रैक्स ना आए। तो मेथड प्रोसीजर फॉर इंटरनल प्लास्टर वर्क। टूल्स, तो कौन कौन से टूल्स इसमें यूज होते हैं। ट्रॉबल्स, लाइन डोरी, लेवल ट्यूब्स, प्लम बॉब्स, मेजरिंग टेप, स्प्लिट लेवल, एल्युमिनियम स्ट्रेट एज, राइट एंगल्स, चिपिंग टूल्स, मैसन टूल्स, मैसन हैमर, लेबलिंग थ्रेड, मैसन ब्रश, मोटार बॉक्सेस। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, सारे इक्विपमेंट्स और टूल्स की आप इसमें देख सकते हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इंटरनल प्लास्टरिंग वर्क, यानी कि प्लास्टर करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्री प्लास्टर चेकिंग, यानी कि प्लास्टर करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 है, इट इज़ रिकमेंडेड टू कैरी आउट एक्सटर्नल प्लास्टरिंग बिफोर इंटरनल प्लास्टरिंग टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग एंड श्रिंकेज ऑफ इंटरनल प्लास्टर सरफेस। यानी कि अगर अंदर का प्लास्टर करने से पहले एक्सटर्नल का प्लास्टर हो चुका है, तो इंटरनल प्लास्टर जब हम करते हैं तो उसमें ड्राइंग और श्रिंकेज के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम गैप ऑफ 7 days shall be maintained between completion of brick masonry and commencement of internal plaster application। यानी कि जब हम प्लास्टर करें, यानी कि जिस बाल पे हम प्लास्टर कर रहे हैं, उस वो जो ब्रिक मैसन है उसका कंस्ट्रक्शन मिनिमम 7 days बिफोर हुआ हो, ताकि उस बाल्स की प्रॉपर क्योरिंग हो चुकी हो और वो स्ट्रेंथ अचीव कर चुकी हो। प्लास्टर और ब्रिक मैसनरी के बीच मिनिमम 7 days का गैप होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, फॉर एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट सैंड प्लास्टर through batting of masonry should be done 2 days before commencement of plastering. The day prior to plastering, masonry surface shall be left to attain saturated surface dry condition। यानी कि जिस वॉल्स पे हमें प्लास्टर करना है उस बॉल पे हमें 2 दिन पहले उस पर क्यूरिंग करनी चाहिए, पूरा उस बाल को बैट कर देना चाहिए और वो जो बाल्स है ड्यूरिंग प्लास्टरिंग वो एसएसडी कंडीशन में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर स्कैप फोल्डिंग shall be provided to allow easy approach to every part of the work. Take all measures to ensure the safety of the work and working people. In no case holes in masonry should be done for supporting scaffolding। यानी कि जिस बॉल्स पे हम प्लास्टर कर रहे हैं उस बॉल पे प्रॉपर फोल्डिंग होनी चाहिए ताकि इजीली उस बॉल्स पे प्लास्टर किया जा सके। पॉइंट नंबर 5, लेबल पैड ऑफ साइज not less than 2 inch into 2 inch shall be made on the walls and if required on ceiling also to serve as finished reference level surface. The distance between level pads shall not exceed 6 feet in any direction so that the surface alignment can be checked with the help of aluminum straight edge। यानी कि प्लास्टर जिस वॉल्स पे हमें प्लास्टर करना है उस पे हमें लेवल पैड्स बनाने चाहिए जिनका साइज 2 इंच इंटू 2 इंच यानी कि 50 by 50 mm से कम नहीं होना चाहिए और एक पैड से दूसरे पैड की जो डिस्टेंस है वो 6 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6, लेवल पैड shall also be checked for vertical alignment with the help of plumb bob, for right angles with the help of right angles and for diagonal dimension of room with the help of tape। Point number 7, at place of work
where sufficient natural daylight is not available, artificial light shall be made available. Point number 8. In case of label differences in adjoining surfaces, the same shall be made up before fixing of chicken mesh या fiber mesh. इस पॉइंट को हम दोबारा समझते हैं. In case of label difference in adjoining surface, the same shall be made up before fixing of chicken mesh fiber mesh. Point number 9. Chicken wire mesh shall be fixed at the joint of masonry and concrete. Chicken wire mesh shall be 20 gauge with 12 mm hexagonal holes and minimum 8 inch wide, providing and fixing minimum 200 mm wide polypropylene fiber mesh approved over chasing done for services line finishing rough include all leads lift to junction of concrete and masonry. यानी कि कंक्रीट के और मैसनरी के जॉइंट पे हमें चिकन वायर मैश लगानी चाहिए 20 गेज की, जिसका साइज 12 हेक्सागोनल होल्स होते हैं और मिनिमम 8 इंच वाइड हमें लगानी चाहिए. जहाँ पे भी हमने चेसिंग की है, जो कंडूट पाइप हो सकते हैं या कुछ और रिपेयरिंग हो सकती है, वहाँ पे भी हमें फाइबर मैश या चिकन मैश लगानी चाहिए. Point number 10. Chicken mesh after stretching shall be fixed at 9-inch internal by drilling like punching holes in masonry and concrete and then nailing with metal washers. Minimum overlap for chicken mesh shall be 4 inch. Instead of chicken mesh, fiber mesh can be used. यानी कि अगर आप चिकन मैश नहीं यूज़ करना चाहते तो आप फाइबर मैश भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चिकन मैश को लगाने के लिए हमें उस पर हमें नेल्स भी लगानी पड़ती हैं और कहीं कहीं हमारी कंक्रीट इतनी हार्ड होती है तो हार्ड होती है कि नेल्स अंदर नहीं जा पाती है, तो वहाँ पे हम फाइबर मैश यूज़ करते हैं. फाइबर मैश जो है वो सीमेंट पेस्ट के से आसानी से चिपक जाती है. तो लिखा फाइबर मैश शैल बी स्ट्रेच्ड ओवर द जॉइंट्स एंड फिक्स्ड टू वॉल्स विद द हेल्प ऑफ मोटार स्पॉट्स एट एवरी 9-inch intervals. Joint of bricks, blocks and RCC junction shall be applied with non-shrink mortar seen as 50 या equivalent. Surface preparation. Point number 12. Surface preparation. तो surface preparation करते समय हमें all the nails, winding wires, concrete projection and wooden piece shall be removed from concrete surface and brick masonry. तो जो भी nails, bending wire and concrete projection wooden pieces shall be removed from concrete surfaces and brick masonry. जो भी बाइंडिंग वायर्स है, कंक्रीट प्रोजेक्शंस हैं, वुडन पीसेस हैं, वो आपके सरफेस से रिमूव हो जाने चाहिए. ऑल द डस्ट, वाइल्ड स्पॉट्स एंड ग्रीन algae if any shall be cleaned from concrete and brick masonry surface with the help of wire brush. Point number 13. It is recommended that all concrete surfaces where plaster is to be applied shall be applied with bonding agent. Bonding agents shall be applied as per instruction of manufacturer. If bonding agent is used, hacking of concrete surface shall be avoided. तो जब हम किसी वॉल्स पे प्लास्टर करते हैं, तो अगर ब्रिक मैसनरी है, ब्लॉक मैसनरी है, तो उसमें तो प्लास्टर की पकड़ आसानी से हो जाती है, लेकिन कंक्रीट सरफेस पे प्लास्टर की पकड़ आसानी से नहीं हो पाती है. तो हम कंक्रीट सरफेस पे बॉन्डिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी प्लास्टर की और कंक्रीट वॉल्स की जो बॉन्डिंग्स है वो आपस में अच्छी हो जाए. अगर आप बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो आपको हैकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है. पॉइंट नंबर 14. Concrete surface shall be roughened for proper bonding. Hacking should be done at the rate 1 inch center to center, minimum 60 to 80 hacks per square feet. यानी कि जो हैकिंग आप अगर करते हैं कंक्रीट सरफेस पे तो 60 से 80 हैकिंग होनी चाहिए पर स्क्वायर फीट में. यूज ऑफ बॉन्डिंग एजेंट इज परमिटेड इंस्टेड ऑफ हैकिंग आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम QA/QC एंड प्रोजेक्ट हेड इन राइटिंग. इनकी सेम वही जो हमने पॉइंट नंबर 13 में
डिस्कस किया था कि अगर आप बॉन्डिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो आपको हैकिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी कंक्रीट सरफेस पे। पॉइंट नंबर 15, ऑल इलेक्ट्रिकल चेसिस shall be properly rendered with non-shrink grout and application of chicken या 5 mesh over it and cured properly for 7 days before starting any type of plaster या curing compound can be applied for the same। कहीं पे इलेक्ट्रिकल चेसिस होती है और उसको आपको रिपेयर करना है तो वहाँ पे नॉन स्टिक ग्राउट का उपयोग करके और रिपेयर करना चाहिए और चिकन या फाइबर मैश इसके ऊपर लगानी चाहिए और 7 दिन तक उसकी क्यूरिंग करनी चाहिए प्लास्टर करने से पहले। पॉइंट नंबर 16, ऑल द कंड्यूट ड्रॉप शैल बी चेक्ड एंड कंसील्ड विद प्लास्टर। इनकी जो भी कंड्यूट ड्रॉप्स हैं वो चेक होने चाहिए और प्लास्टर से कंसील्ड होनी चाहिए। ऑल द सीलिंग पॉइंट्स एंड वॉल पॉइंट्स shall be checked for level and dimension as per drawing as per client's requirement if any। Point number 17, it shall be ensured that all electrical boxes are protected with plastic sheet packing before plaster। Point number 18, ensure use of template या temporary subframe to ensure opening in line and label। Point number 19, wooden या natural stone frame used for doors windows should be protected before plastering। यानी कि जब हम प्लास्टर करते हैं तो जो वुडन फ्रेम लगे होते हैं उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए, नहीं तो प्लास्टर करते समय उसके स्पॉट जो है वो वुडन फ्रेम पे जा सकते हैं और वुडन फ्रेम डैमेज हो सकता है। पॉइंट नंबर 20, it shall be ensured that all plumbing points are in proper location, line and label as per drawing। All plumbing chassis shall be properly rendered with non-shrink grout and application of chicken fiber mesh over it and cured properly for 7 days before starting any type of plaster। यानी कि कोई भी प्लम्बिंग पॉइंट्स हैं जो कि स्लिप्स वगैरह हम प्लम्बिंग की यूज़ होती हैं या जो भी प्लम्बिंग के पाइपलाइंस जाती हैं वो प्लास्टर करने से पहले उस बॉल्स में या उस एरिया में लगी होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर नॉन स्टिक ग्राउंड से रिपेयर होनी चाहिए। उसके बाद फाइबर मैश लगाने के बाद क्यूरिंग करने के बाद 7 दिन की उसके बाद उसे प्लास्टर करना चाहिए। ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेवल जो पैड्स हैं वो लेवल पैड लगे हुए हैं प्रॉपरली लाइन एंड लेवल में, किस तरह से हमें लगाने चाहिए। रैकिंग्स हमें जॉइंट्स की करनी चाहिए, अगर आप ब्रिक वर्क या ब्लॉक कुछ भी हो सकता है तो इस तरह से हमें रैकिंग करनी चाहिए। मिनिमम 7 to 10 mm रैकिंग कम से कम 10 mm होनी चाहिए। तो अगर 7 mm भी है तो कोई इशू नहीं है, बट 7 mm से कम नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर में बिट लगाते हैं क्योंकि कॉर्नर में प्लास्टर टूट सकता है तो कॉर्नर में कॉर्नर बिट का यूज़ किया जाता है। ये जीआई लगाने के तरीके आप देख सकते हैं किस तरह से हम जीआई लगाते हैं। जीआई सीट मतलब फाइबर मैश जिसको बोलते हैं वो जीआई की होती है। अब ड्यूरिंग प्लास्टर चेकिंग, प्लास्टर करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमने प्री प्लास्टरिंग चेकिंग में सारे पॉइंट्स हमने स्टडी किए। अब हम ड्यूरिंग प्लास्टर चेकिंग यानी कि प्लास्टर करते समय किन बातों का ध्यान करना चाहिए क्लियरली समझ लीजिए। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, एक प्लास्टर करने से पहले, प्लास्टर करते समय और प्लास्टर करने के बाद। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं या जो मैं आपको बता रहा हूँ वह ड्यूरिंग प्लास्टर चेक्स। प्री प्लास्टर चेक्स मैं आपको बता चुका हूँ, अब ड्यूरिंग प्लास्टर चेकिंग के बारे में आपको बताता हूँ। मोर्टार पॉइंट नंबर 1 है, मोर्टार फॉर प्लास्टर shall have minimum strength 3.5 MPa। For this 7.07 centimeter cube shall be casted for cement sand mortar and shall be tested after well curing for 28 days। यानी कि जो मोटार आप प्लास्टर के लिए आपने प्रिपेयर किया है उसकी स्ट्रेंथ मिनिमम 3.5 MPa होनी चाहिए, या आप अलग स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी जैसे 5 MPa 7.5 MPa एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो वो भी आप रख सकते हैं। उसके लिए आपको 7.07 सेंटीमीटर क्यूब्स कास्ट करने होते हैं और उसको 28 डेज की क्यूरिंग के बाद चेक करना होता है। पॉइंट नंबर 2, सीमेंट सैंड मोटार शैल बी यूज्ड
as specified, and it is recommended to carry out batching of standby bait batching if mixed design for mortar is made। देखिए सीमेंट सैंड मोटार शैल बी सैंड, जो हम सीमेंट सैंड मोटार बना रहे हैं उसमें प्रॉपर हमें सैंड की और सीमेंट की बैचिंग करनी चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, इन केस वॉल्यूम बैचिंग इज टू बी डन, calibrated box of required corrected size shall be used। It is recommended to apply 1:4 mortar for side wall and 1:3 mortar for ceiling in the absence of any specification। 1:4 का रेशियो यानी कि सीमेंट का और सैंड का वो रेशियो हमें वॉल पे यूज़ करना है, और 1:3 का जो रेशियो है वो हमें सीलिंग के लिए यूज़ करना है। इससे अलग भी आपके जो स्पेसिफिकेशन है एज पर प्रोजेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। पीपीसी या ओपीसी फ्लाई ऐश कॉम्बिनेशन इज रिकमेंडेड सिंस रिड्यूस्ड वाटर डिमांड एंड रिड्यूस्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो फ्लाई ऐश ऐड कर सकते हैं, और पीपीसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्लाई ऐश ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपीसी में ऑलरेडी फ्लाई ऐश ऐड होता है। फ्लाई ऐश ऐड कर ओपीसी सीमेंट के साथ अगर फ्लाई ऐश ऐड कर देते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ा स्लो होता है, और जो श्रिंकेज क्रैक होते हैं या थर्मल क्रैक्स होते हैं वो थोड़े से कम आने की संभावना होती है एज कम्पेयर टू ओपीसी सीमेंट यूज़ करते समय। Also, PPC या OPC fly ash combination has better resistance against chemical and sulfate attack। Point number 4, वाटर सीमेंट रेशियो शैल बी एज पर मिक्स डिजाइन, यानी कि प्लास्टर का जो भी आपने डिजाइन किया है सीमेंट और सैंड का, उसका मिक्स वाटर सीमेंट रेशियो एज पर मिक्स डिजाइन के हिसाब से होना चाहिए। या जो आपने क्यूब कास्टिंग किया, यानी कि जब आपने मिक्स डिजाइन किया होगा पहले क्यूब कास्ट किए होंगे, क्यूब कास्ट करने के बाद उसको डिजाइन को वेरीफाई किया होगा, तो जो आपने वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड किया वही आप इसमें यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मोटार रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टर्ड वर्क shall preferably be mixed in half bag या full bag mechanical mixer and shall be carried out to required floor with the help of hoist and wheelbarrows and unloaded in MS tray, burned, and thereafter it shall be carted to actual workplace। Point number 6, while preparing mortar and mixer, cement and sand shall first be dry mixed and then water is added to in appropriate quantity। Bad mix shall then be mixed thoroughly in the mixer for a minimum period of 3 months। Fiber of 6 mm length shall be used as specified by QA/QC। तो ये पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि जो भी आप सीमेंट या सैंड यूज़ कर रहे हैं पहले उसको ड्राई मिक्स कर लें, उसके बाद फिर उसमें रिक्वायर्ड वाटर ऐड करें, और रिक्वायर्ड वाटर ऐड करने के बाद उसको 3 मिनट तक मिक्स करें मिक्सर मशीन में, उसके बाद ही उसको यूज़ करें। फाइबर ऑफ 6 mm आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर जब यूज़ करते हैं तो क्रैक आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो एज़ पर QA/QC इंचार्ज के अकॉर्डिंग या फिर आपके प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। Point number 7, for small works mortar can be made by hand mixing in MS tray। After dry mixing, bed mixing by hand shall be carried out for a period of at least 5 minutes। Point number 8, the mortar mixed shall be utilized within 19 minutes of preparation and the same shall be used before recommended setting time of cement mortar if retarders are used। ये जो आप मोटार मिक्स कर रहे हैं वो 90 मिनट्स के भीतर यूज हो जाना चाहिए। अगर आपने कोई रिटार्डर यूज़ किया हुआ है मिक्सिंग में तो जो उसका सेटिंग टाइम है उससे पहले उस मोटार्स को हमें यूज़ करना है। पॉइंट नंबर 9, while applying plaster on walls, empty cement bags shall be placed on floor near walls and rebounding mortar fallen on bags shall be put back into mixed mortar before it sets, and 10% additional cement should be added in that mix and remixing should be done before its use। ये जब आप प्लास्टर कर रहे हैं तो बाल्स के बिल्कुल नीचे आपको खाली सीमेंट बैग उसको प्लेस कर देना चाहिए, ताकि प्लास्टर करते समय जो मोटार्स नीचे गिरता है वो उस मोटार को कलेक्ट किया जा सके। उस कलेक्टेड मोटार में 10% एडिशनल सीमेंट लगा के हम उसके सेटिंग टाइम से पहले उसको यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, यूज ऑफ ड्राई सीमेंट शैल बी लिमिटेड टू फिनिशिंग ऑफ एजेस ओनली, क्योंकि ड्राई सीमेंट का यूज़ हमें केवल
फिनिशिंग करते समय एज इस पर यूज करना है। पॉइंट नंबर 11, फॉर इंटरनल प्लास्टर एवरेज थिकनेस ऑफ प्लास्टर शैल नॉट बी लेस देन 12 mm एंड नॉट मोर देन 15 mm। जो वॉल्स की थिकनेस, प्लास्टर की थिकनेस है सीमेंट प्लास्टर की, वो 12 mm से कम ना हो और 12 mm से अधिक ना हो। द प्लास्टर एवं 15 mm थिक शैल बी डन इन 2 कोट। अगर 15 mm से कहीं थिकनेस ज़्यादा आती है तो वो 2 कोट्स में होना है। प्रॉपर रफनिंग टू फर्स्ट कोट शैल बी डन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड कोट फॉर प्रॉपर बॉन्डिंग एंड शैल बी क्योर्ड at least 3 days. Bonding chemicals can be used between the two coats for proper bonding. पॉइंट नंबर 11 ये कहता है कि आपकी थिकनेस अगर 15 mm से अधिक आती है तो आपको उसको 2 कोट में प्लास्टर करना है। फर्स्ट कोट के प्लास्टर करने के बाद उसको रफ प्लास्टर करना है, उसको 3 दिन क्यूरिंग करनी है, उसके बाद सेकेंड कोट यूज़ करना है। आप दोनों कोट के बीच में बॉन्डिंग केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12, प्रॉपर चेकिंग एंड सुपरविजन फॉर प्लम line, right angles, measurement of opening after application of plaster should be done by site supervisor। यानी कि प्लम की चेकिंग, राइट एंगल्स की चेकिंग हमें प्लास्टर यानी ऑन ओपनिंग आफ्टर एप्लीकेशन, यानी कि जो भी ओपनिंग है उनको हमें प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए ड्यूरिंग प्लास्टरिंग। थिकनेस है 20 mm if required shall not be built up in single operation। thickness will be built up gradually using a combination of chicken mesh, fiber mesh, its. Point number 14, electrical switch boxes shall be perfectly in line with plaster। तो ये ड्यूरिंग प्लास्टर करते समय हमें क्या क्या चेक करना है, इसके 14 पॉइंट्स थे। अब प्लास्टर हो गया, पोस्ट प्लास्टरिंग चेकिंग, यानी कि प्लास्टर करने के बाद किन किन बातों को हमें चेक करना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि प्लास्टर सही हुआ है या गलत। तो फर्स्ट, आफ्टर प्लास्टर वर्क इज कंप्लीट, नीरू एंड सनला शैल बी अप्लाइड ऑन प्लास्टर्ड सरफेस विद इन 2 hours till the plaster is green and mason shall trowel the नीरू and सनला surface to get smooth finish। Thickness of Niru shall not be greater than 1.5 mm and Niru shall be cured। नीरू एंड सनला कह सकते हैं कि सीमेंट पेस्ट के अकॉर्डिंग है जो हम यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, it is recommended that 5 mm deep groove shall be made to limit the shrinkage crack on the finished Niru Sanla surfaces। Such grooves shall be spaced at 5 feet both horizontally and vertically। After a period of 4 weeks, these grooves shall be filled with plaster of Paris to ensure a uniform space। It is applicable for back coat only। तो अगर आपको श्रिंकेज क्रैक वगैरह कहीं आने की संभावना ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे एक ग्रुप प्रोवाइड कर देते हैं 5 फीट की डिस्टेंस पे, जिससे अगर क्रैक्स आएंगे तो उस ग्रुप में आएंगे। बाद में उस ग्रुप को फिल कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस टू इंश्योर यूनिफॉर्म सरफेस। पॉइंट नंबर 3, विंडोज फ्रेम, सिल्स, डोर फ्रेम्स, इलेक्ट्रिकल स्विच बॉक्सेस, फैन बॉक्सेस, टेप्स, रेलिंग्स, प्लम्बिंग फिटेड ग्लास, इट शैल बी क्लीन्ड इमीडिएटली। यानी कि प्लास्टर किया आपने, उसके बाद जो भी विंडो फ्रेम्स पे, सेल्स पे, डोर्स फ्रेम्स पे जो मोटार गिरता है उस मोटार को हमें क्लीन कर लेना चाहिए। Wherever wall tiling is required, roughening of plaster surface shall be carried out for better bonding of tiles। In such a case, no application of Neeru Salla POP gypsum shall be made on plastered surfaces। कि कहीं कहीं पे अगर वॉल टाइलिंग की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हमें प्लास्टर को रफ रखना चाहिए। इन ऐसे केसेस में हमें पीओपी, नीरू, सल्ला इन सब या जिप्सम का यूज़ नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, प्लास्टर एबव द फ्लोर स्लैब shall be cut in level to a height equal to height of skirting for fixing skirting tiles। Point number 6, in toilet plaster shall be cut at 300 mm FFL टू एकोमोडेट बेस कोट फॉर वाटर प्रूफिंग। यानी कि अगर टॉयलेट में हमने प्लास्टर किया वाल्स पे तो बॉटम से 300 mm के ऊपर हमें कट कर देना चाहिए, क्योंकि 300 mm तक हम वाटर प्रूफिंग करते हैं। डेट ऑफ प्लास्टरिंग शैल बी क्लियरली मार्क्ड ऑन द प्लास्टर सरफेस टू मॉनिटर क्यूरिंग प्रोसेस। यानी कि डेट समय लिखनी चाहिए।
Curing shall be done as to keep plaster surface continuously wet for a period of 7 to 10 days depending on type of cement and climate कंडीशन। 7 से 10 दिन हमें मिनिमम क्यूरिंग करनी चाहिए और एज पर क्लाइमेट भी देखना चाहिए, सीमेंट के अकॉर्डिंग भी हमें क्यूरिंग करनी चाहिए कि सीमेंट ओपीसी है या पीपीसी। पीपीसी है तो थोड़ा टाइमली यानी कि और ज़्यादा दिनों तक हमें क्यूरिंग करने की आवश्यकता होती है। Point number 9, curing shall be done carefully by gently application of water on top of wall surface so that water rolls down smoothly over plastered surface. Spraying of water jet with high pressure for curing shall be avoided since it will peel off the नीरू एंड सनला, यानी कि जिससे आपने फिनिशिंग की है नीरू एंड सनला से, तो वो फिनिशिंग खराब हो जाएगी यदि आप हाई जेट स्प्रे का यूज़ करते हैं क्यूरिंग में। तो मैं जेंटली वाटर उस पर वाल्व की सरफेस पे क्यूरिंग करनी चाहिए। प्लास्टर करने के बाद हम कैसे डायगोनल्स चेक करते हैं या गुनिया चेक करते हैं, तो वो आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कैसे हम सीलिंग्स और वॉल्स के जॉइंट को प्रॉपर 90 डिग्री पे है वो किस तरह से चेक करते हैं, वो आप देख रहे हैं सामने इमेज में। लेबलिंग, जो आपकी लेबलिंग स्टाफ होती है यानी कि लेबल यानी कि चेक करने के लिए जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में मैंने बताया कि प्लास्टर करते समय, करने से पहले और करने के बाद हमें क्या क्या चेक पॉइंट्स चेक करने चाहिए, वो आपने इस वीडियो में देखा। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए जिससे आपको आगे वीडियोस प्रॉपर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।